हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन साइंस विज्ञान जो आप लोगों को 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। दोस्तों, उन सभी छात्रों के लिए जो भी छात्र उस एग्जाम में शामिल होना चाह रहे हैं, इस चैनल की ओर से आप लोगों को 600 से प्लस मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये सेट 1 है। इसी तरह के काफ़ी सारे सेट आने वाले हैं जिसमें मैं आप लोग को 600 से अधिक क्वेश्चन बताऊंगा सभी सब्जेक्ट का। इस वीडियो हम लोग बात करेंगे दोस्तों साइंस विज्ञान का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। अगर आप भी दोस्तों क्लास 10th के छात्र हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम से पहले पहले मैं आप लोग को सभी सब्जेक्ट का काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकूँ। ठीक है, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों तो इस वेबसाइट पे कर सकते हैं starkstudy.com। जी हाँ दोस्तों, starkstudy.com लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा starkstudy.com, तो आप लोग को सभी प्रश्न, या दोस्तों सभी सब्जेक्ट के आप लोग को प्रश्न वहाँ पे मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव। तो जाके आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा प्रैक्टिस सेट। और इसी तरह के यहाँ पे जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस सेट सभी वहाँ पे उपलब्ध है, तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। चलिए बन रहिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, और वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों टेलीग्राम का, तो जितने भी छात्र हैं मैट्रिक वालों तो वो आप लोग जाके जुड़ सकते हो, वहाँ पे आप लोग को इसका पीडीएफ भी दे डालूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग जाके विजिट कर सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बन रहिएगा और बताइएगा आप लोग 48 क्वेश्चन में कितना जानते थे पहले से। ठीक है, इसी तरह के आप लोग को बोर्ड परीक्षा में रहने वाले हैं क्वेश्चन, बहुत ईजी रहने वाले हैं दोस्तों। आप आसानी से लेकर आ जाओगे 48 में, मतलब 40 में 40 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी जो होती है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी जो होती है ना, मान लो कि जैसे आप उत्तल लेंस की बात करते हैं, तो उत्तल लेंस में क्या होता है दोस्तों, फोकस दूरी वो आप लोग को पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे इस साइड पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव होता है। लेकिन अवतल लेंस की जैसी बात होती है दोस्तों इस लेंस की, अवतल लेंस की, तो यहाँ पे आप लोगों को जो फोकस दूरी होता है ना, वो ऋणात्मक निगेटिव होता है हमेशा। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक का ए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। हालांकि अवतल दर्पण में जो है आप लोग को फोकस दूरी जो होता है दोस्तों, वो भी आप लोग को पूछा जाता है। यहाँ अवतल लेंस लगा हुआ है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल किया जाता है, कांच किया जाता है, प्लास्टिक किया जाता है, ये सभी किया जाता है। लेकिन मिट्टी जो है दोस्तों, मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस पदार्थ बनाने के लिए, मतलब लेंस के लिए ये मिट्टी जैसे पदार्थ का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 का डी, लेंस के लिए कौन सा यहाँ पे प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है पदार्थ, ये मिट्टी है। ये तीनों हो सकता है, जल, कांच, प्लास्टिक। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु वास्तविक है लेकिन प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है किस दर्पण में, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर इनमें से सभी। तो इस समतल दर्पण में होता है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वस्तु जो है वो वास्तविक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 का ए पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश जो तरंग उदाहरण है दोस्तों, आप लोग को पता होगा, ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, इस तरह से आप लोगों को। तो प्रकाश तरंग यहाँ पे पूछा जा रहा है, लाइट वेव दोस्तों, ये उदाहरण है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, तो याद रखिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, क्या होता है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो है उस सघन माध्यम की अपेक्षा, मतलब सघन माध्यम में जितना होता है दोस्तों उसके अपेक्षा विरल माध्यम में क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, या फिर बराबर होता है, या फिर सभी कथन गलत है। तो ये अधिक होता है दोस्तों विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम से। ठीक है, मान लो कि कोई सघन माध्यम है दोस्तों, ठीक है, उसमें अगर प्रकाश की चाल हम लोग मतलब यहाँ से गुजारेंगे, और विरल माध्यम जो है, तो विरल माध्यम में अधिक होगा प्रकाश की चाल। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 का बी। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। इंद्रधनुष जो होता है दोस्तों, जैसे बारिश के बाद जो है मतलब दिखाई देता है वायुमंडल में, ठीक है, आकाश में। तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा, मतलब 7 रंग होता है दोस्तों इंद्रधनुष में, तो भीतरी हिस्सा अंदर वाले हिस्सा में किस रंग का होता है, बैंगनी, लाल, पीला, या फिर हरा। तो ये होता है दोस्तों आपका बैंगनी कलर। ठीक है, भीतरी हिस्सा में कौन सा कलर, तो बैंगनी कलर। तो सही उत्तर 7 का बी, 6 का बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, मानव नेत्र 2 है, तो इसलिए इनका दृष्टि जो क्षेत्र होगा दोस्तों वो कितना होगा, देखिए, चाहे एक आँख हो या फिर 2 आँख हो। ठीक है, तो इसका दृष्टि क्षेत्र जो होगा वो आपको 180 डिग्री के बराबर होगा। कितना, 180 डिग्री। याद कीजिएगा, यहाँ पे 9 7 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर है दोस्तों कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को हम लोग बोलते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोस्त में क्या होता है दोस्तों, निकट की वस्तु उसको साफ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साफ नहीं दिखाई देता है, तो वो दूर दृष्टि दोष हुआ। तो सही उत्तर यहाँ पे 8 का ए हो जाएगा, जो निकट की वस्तु इसमें
साफ नहीं दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु उसको साफ साफ नजर आता है, उसे हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, और निकट में क्या होता है दोस्तों, आपको दूर की वस्तु जो है साफ नहीं दिखाई देता है। क्या होता है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, लेकिन आप लोग को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, रेसिस्टेंस का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तो 9 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। 10 नंबर है कि विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, तो ये आपका होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन में। कितने, इलेक्ट्रॉन में। तो 10 का बी। चलिए 11 देखते हैं कि 1 वोल्ट कहलाता है। देखिए 1 वोल्ट जो है ना, वोल्ट इसका जो होता है दोस्तों 1 जूल बटा 1 कूलम। ठीक है, क्या होता है, 1 जूल बटा 1 कूलम को हम लोग 1 वोल्ट बोलते हैं। ये 1 वोल्ट के बराबर होता है दोस्तों। इसका फार्मूला होता है वोल्ट का 1 जूल बटा यहाँ पे 1 कूलम। ठीक है, अगर निकालते हैं इसका तो सही उत्तर यहाँ पे 11 का क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए 12 देखते हैं दोस्तों कि चुंबक के भीतर, जहाँ दोस्तों क्या, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है, चुंबक के भीतर की बात हो रही है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर कितना होता है दोस्तों, साउथ पोल से ये नॉर्थ पोल की ओर होता है। क्या होता है दोस्तों, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। तो याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। पूछा गया है ये सारे क्वेश्चन दोस्तों। विद्युत फ्यूज का काम क्या है, विद्युतीय फ्यूज जो होता है दोस्तों, फ्यूज उसका काम क्या है, काम करता है, वो किस प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, धारा के उष्मीय प्रभाव पे या फिर धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, नहीं, धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 13 का ए। चलिए 14 देखते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत जो है दोस्तों वो एक ही है, वो सूर्य है। ठीक है, लकड़ी, कोयला, चंद्रमा ये सभी नहीं है, लेकिन सूर्य जो है दोस्तों विशालतम स्रोत है ऊर्जा का पृथ्वी पर। ठीक है, तो याद रखिएगा 14 का सी। चलिए 15 देखते हैं कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। जल विद्युत ऊर्जा, तो जल विद्युत ऊर्जा दोस्तों ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जिसको हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग नवीकरणीय कहते हैं ऊर्जा स्रोत। तो 15 का बी। 16 देखते हैं कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव है CH4 मीथेन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। रेडॉक्स यहाँ पे पूछा गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपका है H2 + Cl2 जो बनता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो बैलेंस है यहाँ पे। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए, 17 का ए, H2 + Cl2, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया 17 का ये। चलिए 18 देखते हैं दोस्तों कि चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। चूना पत्थर को अगर हम हीट देते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, CaO + CO2। ठीक, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस तरह के अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। कौन सा, वियोजन अभिक्रिया। तो 18 का सी। 19 नंबर है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर जो अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का जो रंग होता है वो कैसा होता है। देखिए लेड नाइट्रेट होता है दोस्तों यहाँ पे, और पोटेशियम आयोडाइड, इस दोनों को अगर हम, इस दोनों के विलयन को बताया जा रहा है कि अगर दोनों के विलयन को हम अगर मिलाते हैं और अवक्षेप बनता है उससे, तो इस अवक्षेप का जो रंग होगा वो किस तरह का होगा, दोनों को विलयन के मिलाने के बाद का। ठीक है, पहले का नहीं, बाद का पूछा जा रहा है। तो ये आपका श्वेत मतलब व्हाइट रंग का होगा दोस्तों, उजले रंग का। ठीक है, तो 19 का ए याद रखिएगा, पूछा जा चुका है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, 20 है कि अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जो जांच की जाती है वो किससे। तो अम्ल या क्षारक की जो जांच की जाती है दोस्तों प्रबलता, तो वो pH स्केल से, किससे, pH मान से। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 20 का ए हो जाएगा। चलिए 21 देखते हैं दोस्तों कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और पूछा जाता है हर एक साल। वो लैक्टिक अम्ल होता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड की वजह से ही ये दूध दही में बदलता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 21 का सी। चलिए 22 देखते हैं कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या है। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए दोस्तों, मोलेकुलर मास निकालने के लिए आप लोग को पता होगा इसके जितने भी द्रव्यमान है कार्बन के और हाइड्रोजन के, जैसे कार्बन का जितना है तो उसको हम लोग C×6 प्लस जो है H×6 करेंगे। ठीक है, तो कार्बन का यहाँ पे कितना है दोस्तों, 12×6 प्लस हाइड्रोजन का 1 है,
तो यहाँ पे 6, तो 12 छक्के 72 अब प्लस यहाँ पे 6, तो ये 78 हो जाएगा आपका। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एक बाइकार्बोनेट होता है और सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट का अगर पूछा जाए दोस्तों तो ये आपका होता है Na2CO3। इसका व्यवहारिक नाम भी पूछा जाता है, ठीक है, धोने का सोडा और वॉशिंग सोडा और खाने का सोडा, ये आप लोग पढ़िएगा। Na2CO3 किसको बोलते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट को। अगर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अगर ये NaHCO3 रहता है दोस्तों तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, जो आपका बी ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 24 देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो उपधातु यहाँ पे FeCuNiSb, तो कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका Sb है। उपधातु जो मेटेलॉइड होता है दोस्तों, ठीक है, एक मिश्र धातु होता है, एक उपधातु होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उपधातु Sb हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है, 24 का डी। चलिए 25 देखते हैं दोस्तों कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। क्या है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये दोनों अभिक्रिया करता है तो कौन सा यहाँ पे बनता है दोस्तों, आपका उत्पाद प्रोडक्ट बनता है। तो ये आप लोग को बताना है। तो ये बनता है आपका Na2ZnO2, ठीक, अब प्लस H2, ये बनता है दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। NaOH प्लस जिंक को अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो डी ऑप्शन Na2ZnO2 प्लस H2, ठीक है। तो 25 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए 26 देखते हैं दोस्तों कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो किस रंग का होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है दोस्तों ये आपका हरा रंग का होता है, मतलब ग्रीन कलर का, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए सोडियम को और लिथियम को, इसको हम लोग सोडियम से काट सकते हैं दोस्तों। तो सही उत्तर यहाँ पे 27 का ए हो जाएगा। अगर सोडियम रहता तो सोडियम भी ऑप्शन से होता, लेकिन यहाँ पे लिथियम है तो लिथियम से हो जाएगा। 28 है दोस्तों कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कार्बनिक यौगिक के बीच, ठीक है, तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका सहसंयोजक बंधन, ठीक है। तो 28 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए 29 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो ये आपका हो जाएगा CH4, ठीक है, मीथेन। इथीन का सूत्र पूछा जा रहा है, एथीन का। तो एथीन का जो सूत्र हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वो आपका C2H4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H4। तो दोस्तों इस वीडियो हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं, 1 से 30 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। टोटल सभी क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे, तो जाकर आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। और इसी तरह के हर एक सब्जेक्ट का आप लोग को इस चैनल की मदद से दिया जाएगा दोस्तों वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी करते रहिए, ठीक है।